हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। मे कम इन सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। शिवम जी, यस सर। आप हिंदी में यस सर। बात करेंगे। शिवम जी, मैं आपका बायोडाटा देख रहा था। आपने BA ऑनर्स मैथमेटिक्स में किया है। यस सर। और MSc मैथमेटिक्स वो सेंट स्टीफेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। यस सर। और उसके बाद आपने B.Ed भी किया है। यस सर। आपका रुझान कुछ टीचिंग की तरफ लगता है मुझे। आप टीचर हैं क्या? नहीं सर। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। अच्छा। सर जो B.Ed का मतलब रखा था सर, मेरा टीचिंग की तरफ रुझान भी है और सर एक ऑप्शन B के रूप में रखा था सर, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो प्लेटफॉर्म है सर उसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। और सर मतलब मैं कोशिश करूँगा पूरी कि मैं हार्ड वर्क से इसमें सिलेक्ट हो जाऊँ, लेकिन सर अगर कुछ चांस होते हैं सर तो फिर मैं मतलब ऑप्शन B के रूप में सर उसको रखा था, इसलिए B.Ed करा था। आपके और घर में कौन कौन है? सर मेरी मम्मी है। अच्छा, फादर नहीं है सर। तो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है? सर मेरे पापा जी क्लर्क थे स्कूल में। अच्छा। तो सर उसकी पेंशन मिलती है मम्मी। पेंशन से चलता जी। है। आप एक ही हैं? भाई बहन भी हैं आपके? सर मेरी सिस्टर हैं। सिस्टर जी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैथमेटिक्स के बावजूद भी आपने हिंदी लिटरेचर को ऑप्ट किया है। यस सर। ऐसा क्यों? सर इसके दो रीजंस आप हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है मैथमेटिक्स में? सर कॉन्फिडेंट मतलब हूँ सर मैं उसमें, लेकिन सर इसके दो रीजंस थे। सर मैंने जो DU में मैथमेटिक्स पढ़ा है सर उसमें प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। और सर जो इसमें अगर UPSC का सिलेबस देखें तो उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो सर मुझे लग रहा था एक नए सिरे से मुझे तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तो सर मैंने इस बारी हिंदी लिया। और सर दूसरा रीज़न ये है कि जो हिंदी है वो सर ऐसे में GS के पेपर्स में या एथिक्स में सर हेल्पफुल मुझे लगता था। तो सर इस बारी मैंने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में हिंदी को रखा है। अच्छा अच्छा। आप रामपुर को बिलोंग करते हैं? यस सर। आजकल राम टेम्पल जो है वो बहुत चर्चा में है। यस सर। उसका अभी प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है 22 जनवरी को। प्रधानमंत्री और पूरा कैबिनेट अयोध्या जाएगा। यस सर। इसी तरह आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ UP हैं वो, और उनका पूरा कैबिनेट वो भी आएगा। यस सर। तो आप समझते हैं कि ये ठीक है? क्या गवर्नमेंट को इतना एक धर्म के प्रति इतना रुझान ठीक है क्या? सर अगर हम राम टेम्पल को देखें तो सर हालांकि ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन सर इसमें और भी मतलब और भी क्षेत्र में हम देख सकते हैं। जैसे सर राम टेम्पल बनने से हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है सर वो प्रमोट होगा। सर जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि UP को 2027 तक हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है, तो सर टूरिज़्म सेक्टर मेरे ख्याल से सर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेरा मतलब कुछ और था कि गवर्नमेंट को क्या किसी रिलीजन में इंटरफियर करना चाहिए? हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। यस सर। है ना? यस सर। तो समानता होनी चाहिए हर धर्म के प्रति। तो हिंदुइज्म के फेवर में इतना क्यों सरकार इंटरफियर कर रही है? गवर्नमेंट फंडिंग भी हो रही है, सब कुछ है, हालांकि उसको डोनेशंस करार किया जाता है, लेकिन हो रही है। क्या ये ठीक है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए? सर मेरा इसमें यही मानना है कि मतलब जो सर उसकी फंडिंग्स हो रही हैं वो शायद हमारी सर सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए हो रही है, और सर इससे टूरिज़्म भी प्रमोट होगा, और सर इससे जो है एक मतलब कल्चर आइडेंटिटी डेवलप होगी सर UP की। तो सर मुझे लगता है गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन सर वो भी है एक, तो सर हमें उन पक्षों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो कल चर्च भी बनवाने चाहिए सरकार को? यस सर। सर अगर मॉस्क जी सर मॉस्क भी बनवानी चाहिए, चर्च भी सर जहाँ पर मतलब इसकी संभावनाएं हैं, जहाँ जहाँ मतलब उनके धार्मिक स्थल हैं, तो सर गवर्नमेंट को सभी धर्मों को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, हिंदी का क्या रूप है आज? आप ना वो राष्ट्रभाषा बन सकी, ना वो राजभाषा है क्या हिंदी? यस सर। किसकी राजभाषा है? सर जो संघ की राजभाषा है सर आर्टिकल एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भाग 17 है सर उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी और इंग्लिश दो को स्वीकार किया गया है कि जो केंद्र सरकार है या संघ सरकार है वो हिंदी और इंग्लिश को यूज़ कर सकती है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। आपने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में यस सर। कुछ मेंशन किया है, तो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या आप का इंटरेस्ट कैसे बना?
सर इसका जो इंटरेस्ट है सर मेरा स्कूलिंग से डेवलप हुआ है। सर हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था बुक क्राफ्ट। तो सर हमें मतलब टीचर्स के द्वारा कहा जाता था कि आपके घर में जो वेस्ट चीज़ें हैं या फिर कम रिसोर्सेज का यूज़ करके आप हमें कुछ बना कर लाओगे। तो सर हमें वो स्कूल में प्रस्तुत करना होता था और सर उसके आधार पर मार्क्स मिलते थे। तो सर मेरी मम्मी से मैंने ये सीखा है सर, वो मुझे इसमें हेल्प करती थी और फिर आगे जाके मतलब सर मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें बनाना शुरू करा था, तो ये हॉबी डेवलप हुई थी। वेस्ट कई तरह के होते हैं, गार्बेज वेस्ट भी होता है, गार्बेज कंप्यूटर वेस्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के भी वेस्ट होता है। इसके लिए क्या कोई प्रोसीजर है? यस सर। क्या है इसमें? सर अगर सॉलिड वेस्ट की बात करें तो सर इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है 2016 का, और सर जो ई वेस्ट है सर उसके लिए भी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने थे सर 2021 में, उनके अपडेटेड रूल्स भी आए थे। तो सर गवर्नमेंट के एक्ट्स भी हैं और रूल्स भी हैं सर इसके रिगार्डिंग। गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ले डाउन करी हैं गाइडलाइंस हैं? यस सर। हमारे दिल्ली में कई साइट्स हैं, लैंडफिल साइट्स हैं, गार्बेज का एक माउंड पहाड़ सा बना देते हैं। यस सर। उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, आग भी लगती है। तो उसका क्या उपयोग किया जाए, उसको कैसे रिलोकेट किया जाए? सर इसके लिए एक दिल्ली में ही सर एक मॉडल इस्टेब्लिश किया गया था पहले सर, IL&FS। सर वो जो कंपनी है वो 3 तरह से गार्बेज को यूज़ करती है सर। जैसे पहला जो गार्बेज को वो यूज़ करती है कंपोस्ट बनाने में। तो सर एक तो मतलब उसमें एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है कंपोस्ट बनाने में। सर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे सर शीशा है, पारा है सर, या फिर प्लास्टिक है सर, इनका यूज़ हम रोड कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। और सर जो बाकी जैसे कुछ बिल्डिंगें गिराई जाती हैं उनसे मटेरियल आता है, तो सर उसको भी हम मतलब और जो फर्दर हमें बिल्डिंग्स बनानी है उसमें यूज़ कर सकते हैं सर। अभी हमारे एक मंत्री ने बताया था कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन, हाइड्रोजन जो है फ्यूचर है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। यस सर। एज ए फ्यूल। तो उसमें भी क्या गार्बेज का कुछ प्रयोग हो सकता है? सर जहाँ तक सर मैं मतलब इसे समझ पा रहा हूँ सर, अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग का सर एक कॉन्सेप्ट है तो सर उसमें जैसे हम अभी तक केवल गन्ने का ही यूज़ कर रहे थे, तो सर अगर बायोफ्यूल हमें जनरेट करना है तो सर हम वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं सर उसमें। जी सर इसका यूज़ हो सकता है। सर आप शिवम जी, रामपुर के आप रहने वाले हैं? यस सर। तो रामपुर में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यस सर। तो कौन सा प्रोडक्ट है आपका रामपुर में? सर रामपुर में जरी जरदोजी सर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जरी और जरदोजी, यस ये सर। क्या चीज़ होती है? सर अगर हम इसके नेम से समझना चाहें तो जरी मतलब होता है सोना और दोजी मतलब होता है कार्य। तो सर इसमें क्या होता है, सोने और चांदी की सहायता से सर डिज़ाइन बनाए जाते हैं कपड़ों पर। ओके जी, कढ़ाई जैसा काम है सर ये कुछ। तो आपकी मैं रुचि देख रहा हूँ हिंदी पोइट्री की तरफ है। यस सर। और हिंदी लिटरेचर आपका सब्जेक्ट रहा है। यस सर। तो आपका फेमस पोएट कौन है हिंदी लिटरेचर में? सर अगर सर भक्ति काल को देखें तो मेरा फेवरेट जो पोइट हैं सर तुलसीदास जी हैं, और सर आधुनिक काल के कवियों में देखें तो सर मैं निराला जी से ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो तुलसीदास जी तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, उनके बारे में कुछ कहा जाता है वो शूद्र गंवार, उन्होंने बोला है किसी और ने बोला है? यस सर। क्या बोला, उसके पीछे क्या मतलब था उनका? सर रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सर इस पंक्ति पे एक कंट्रोवर्सी पैदा होती है कि उन्होंने ढोल को, गवार को, शूद्र को और नारियों को ताड़ना का अधिकारी बताया, मतलब इनकी प्रताड़ना की जानी चाहिए। लेकिन सर हमें तुलसीदास जी का मूल्यांकन करने से पूर्व ये ध्यान रखना चाहिए कि सर वो मध्यकाल के कवि हैं, और कोई भी सर व्यक्ति हो या कवि हो सर वो अपने समाज से बंधा होता है। शायद उस समय का समाज जो है वो हमारा इतना प्रोग्रेसिव नहीं रहा होगा कि वो स्त्री विमर्श, नारी विमर्श या फिर दलित विमर्श के मुद्दों को ध्यान रख पाता। तो सर मेरा मेरा अपनी तरह से मूल्यांकन ये है कि हमें उस कवि की को नहीं खराब कहना चाहिए, बल्कि उस समय की सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उस समय की सीमाएं को आपने ध्यान रखा, फिर भी वो आपके सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रिय कवि हैं जी। तो और क्या कारण हो सकता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उनमें आपको क्या अच्छाई दिखाई दी? सर मुझे उनके अंदर ये अच्छाई दिखाई देती है कि सर उनका एक बैलेंसिंग अप्रोच है, चाहे वो सर घर और मोक्ष के लिए हो। सर उन्होंने एक पंक्ति बोली है सर, वो सुना सकता हूँ? हाँ बताइए। सर उन्होंने बोला है, घर छोड़े घर जात है, घर कीन्हे घर जाई, तुलसी घर वन बीच ही राम प्रेमपुर छाई। मतलब सर हम लोगों में ये डायलामा रहता है कि अगर हम अपना घर संभालते हैं, गृहस्थी संभालते हैं, तो हम शायद मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं तो शायद हम अपनी गृहस्थी को मैनेज नहीं कर पाएंगे।
तो तुलसीदास जी ने जो अपना बैलेंसिंग अप्रोच से आंसर दिया है कि ऐसा नहीं है, आप घर और गृहस्थी को संभालते हुए भी भगवान की आराधना कर सकते हो, ये नहीं है आपको उसके लिए संन्यास लेने की ज़रूरत है। तो सर ये बैलेंसिंग अप्रोच जो है मुझे वो उनका अच्छा लगता है, चीज़ों में मध्यम मार्ग लेकर चलना। तो आपके अनुसार तो फिर कबीर बिल्कुल उलटवासी है, अगर देखा जाए तो तुलसी के मुकाबले वो बिल्कुल उलट बोलते हैं। तो कबीर के बारे में आपकी तो धारणा बिल्कुल अलग हो गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। कबीर में हालांकि नारियों के अवमूल्यन की बात की है, ऐसे बहुत सारे दोहे आते हैं, लेकिन सर मैं इनका मूल्यांकन भी उसी नज़रिए से करना चाहता हूँ सर। उस समय का जो समाज था वो नारी विमर्श के मुद्दे पर उतना प्रोग्रेसिव नहीं था। तो और सर हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, तो सर उसके रिस्पेक्ट में मुझे समझ कबीर नारी के बारे में क्या बोला है? सर नारी के लिए सर 1 सेकंड चाहिए सर सोचने के लिए। सर एक तो नारी के लिए उन्होंने एक अच्छा भी बोला है, पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। तो मतलब सर इसमें उन्होंने मतलब इस पे सर आरोप ये लगते हैं कि उन्होंने पतिव्रता नारी को ही अच्छा बताया है। तो दोनों ही भक्ति काल के हैं, और आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो है वो उस समय का जो समाज था वो उसके अनुरूप, उसके अनुसार हमारे तुलसीदास जी ने बोला जी। कबीर भी उसी समकालीन है उनके। Yes, वो sir. ठीक उल्टी बात कह रहे हैं, वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में विरोधाभास नहीं लग रहा कि दो ही उसी प्रोडक्ट के उसी समाज के हैं। यस सर। लेकिन बिल्कुल उलट बात कह रहे हैं। सर कबीरदास का एक दोहा है सर नारियों के रिस्पेक्ट में, सर वो बहुत कंट्रोवर्शियल है सर, अभी रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ मैं थोड़ा। तो सर ऐसा नहीं था कि एक कवि उससे पूरी तरह प्रभावित था, क्योंकि सर व्यक्ति जो होता है उस पर समाज की कहीं ना कहीं छाप होती है। और सर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी इस रिगार्डिंग रहता है कि कुछ कवि जैसे सर समाज को जब समझते थे, थोड़ा आगे आने वाला समय आता था उनका, तो 50 या 60 वर्ष बाद अपनी बातों में चेंज लाते थे। जैसे सर हम इंसानों के साथ होता है, हम प्रोग्रेसिव होते हैं, तो सर हमें लगता है हमारी जो गलतियाँ उन्हें सुधारें। तो कबीर कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यस सर। और आगे क्या कहते हैं उसके आगे? सर कहते हैं ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। यस सर। तो ये आपको ज़्यादा प्रेरणादायक नहीं लगता है? यस सर। सर इसमें प्रेरणादायक मतलब सर ये है कि उन्होंने एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई है सर। उन्होंने हिंदुओं को भी केवल नहीं फटकारा है, ना केवल मुसलमानों को, बल्कि दोनों को ही फटकारा है उनकी गलत परंपराओं के लिए। तो वो इसमें दिखाना चाहते हैं कि आप जो मूर्ति पूजा करते हो, पत्थरों की पूजा करते हो, उससे अच्छी हमारी चक्की है जिसे पीस के हम भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे धर्म के बारे में उन्होंने क्या कहा है? सर उन्होंने बोला है सर 1 मिनट, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। चलिए बहुत अच्छा, ये बताइए। अच्छा, उत्तर प्रदेश आपने बताया 2027 तक कितने ट्रिलियन तक जाने की बात कर रहा है? सर 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन। यस सर। और अभी तक आप जानते हैं कि जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें सबसे नीचे से गिनती होती है तो यूपी बिहार की ही होती है। यस सर। तो ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है उत्तर प्रदेश में जो इतना ज़्यादा इसका 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी? सर अगर हम कुछ इनिशिएटिव्स को देखें गवर्नमेंट के, तो सर ये बात हमें समझ में आ सकती है। सर जैसे सबसे पहला टूरिज़्म सेक्टर ही है सर। यूपी का जो टूरिज़्म पॉलिसी है 2022 में जो आई थी सर, उसमें ये बात की गई थी कि बहुत सारे सर्किटों को डेवलप करने की बात की गई है, चाहे वो सर बुंदेलखंड सर्किट हो, चाहे वो रामायण सर्किट हो, चाहे वो कुशीनगर और बुद्धिस्ट सर्किट वाली बात हो, तो सर उसमें होगा। और सर हमें दिख भी रहा है कि जो टूरिज़्म के मामले में यूपी दूसरे नंबर पे है पूरे भारत में। पहला सर नंबर तमिलनाडु का है और दूसरा यूपी है जिसका 14.2% योगदान है मतलब टूरिज़्म सेक्टर में। और सर दूसरा अगर देखें तो यूपी कनेक्टिविटी पर सर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उसमें चाहे एयरपोर्ट की बात हो सर, हमारे पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं सर, 13 एक्सप्रेस वे हैं। तो सर कनेक्टिविटी से क्या होगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सर यूपी का दूसरा स्थान हो गया है, 14 में से लेकर दूसरा हो गया है। और सर अगर एक बात और देखें तो सर जो हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो सर जो इस साल की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी उसमें लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए और सबसे ज़्यादा प्रस्ताव सिंगापुर की तरफ से आए। तो सर जो बाहरी इन्वेस्टर्स हैं उनका जो रुझान है वो यूपी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर हमें मतलब कर सकते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? अगर इतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो बताइए डिफेंस कॉरिडोर में क्या हो रहा है वहाँ पर? सर यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है सर, वो चित्रकूट, और सर एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ज़िलों का, लेकिन मतलब सर वहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर भी एक बनाया जा रहा है सर, उसमें भी इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हुए हैं। कुल 6 डिफेंस कॉरिडोर है जिसमें 4 तो उत्तर प्रदेश में ही है और 2 आपके तमिलनाडु में है। यस सर। है ना? यस सर। चलिए थैंक यू। ओके सर शिवम
शिवो हम, ये दोनों एक ही है या फ़र्क है कोई इनमें? सर एक बार मतलब समझ नहीं आया सर क्वेश्चन। शिवम और शिवो हम सर शिवोहम के बारे में सर सुना नहीं है, शिवोहम नहीं सुना है? नहीं सर। अच्छा, आपको ये जो आपने मीडियम हिंदी रखा है इंटरव्यू का, आपने जवाब भी दे दिया क्यों रखा है, लेकिन आपके सिग्नेचर इंग्लिश में है, ये भी हिंदी में नहीं होने चाहिए थे? सर मेरा ये मानना है कि सर माध्यम जो है सर वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा एक। तो सर मैंने सर हिंदी मीडियम एक्सेप्ट करा है या फिर सर लिया है, तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह ही हिंदी को मतलब मेरे पर थोप दी गई है या फिर केवल मैं हिंदी में ही करूँगा। अंग्रेजी से कोई परहेज नहीं? नहीं सर, हिंदी अंग्रेजी से मुझे कोई परहेज नहीं है। तो फिर आप अंग्रेजी में कितना दिन में कितना बोल पाते हैं या प्रयास करते हैं? आपका कितना फ्लो है अंग्रेजी में? सर अंग्रेजी में मतलब सर मैं वर्ड्स का यूज़ कर लेता हूँ सर अंग्रेज़ी के, लेकिन सर उतना स्पीकिंग में मैं सर आप उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता हूँ अपने आप को, तो सर उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपने जब से ये तय किया है कि हिंदी में, क्योंकि आपके सब्जेक्ट सारे तक आपने इंग्लिश बुक्स पढ़ी होंगी, यस सर। है ना, तो आपने ये कब तय किया कि आप हिंदी मीडियम रखेंगे? तब से आपने कोई प्रयास किए ऐसे कि मैं अंग्रेज़ी बोलना भी उसका फ्लो जो है उसे बढ़ाऊँ? सर मैंने ये कॉलेज टाइम में सर प्रयास करे थे, तो सर उसमें क्या होता था जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती थी तो सर जीडी इंग्लिश में होता था, तो सर तब मैं थोड़ी तैयारी करता था सर इंग्लिश में बोलने की, लेकिन सर अभी 1-2 सालों से सर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ इसमें। आपको कहीं लगता है कि अंग्रेज़ी अगर आप मतलब खुल के स्पॉन्टेनियसली नहीं बोल पाए जैसे आप हिंदी में बोल पाते हैं, तो कहीं आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में कोई अड़चन होगी इससे पैदा? सर ऐसा सर पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सर एक भाषा एक माध्यम ही होती है, और सर आप अपनी अगर मतलब एक्सप्रेशंस को अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं तो सर हिंदी हो या इंग्लिश सर दोनों में ही सर कैरियर बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ सर, अगर मुझे मतलब बाहर विदेशों में अगर कुछ रोज़गार की अवसर देखने हो तो सर हाँ वहाँ पर कोई दिक्कतें आ सकती हैं, तो सर मुझे लगता है दोनों भाषाएँ को इंसान को मतलब इतना आना चाहिए कि वो उतना कंफर्टेबल हो सर बोलने में। बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छा जवाब है। लेकिन जहाँ भी आप इंग्लिश के शब्द लाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज़ी वाला ही होना चाहिए, है ना? यस सर। कैरियर नहीं होता, करियर होता है। यस सर। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको कि आप प्रोनाउंस ठीक नहीं कर रहे हैं, तो फीडबैक में बताएंगे आपको, लेकिन इसका ध्यान रखें। ओके सर। एक चीज़ ये बताएं कि आप अपनी मदर को घर में क्या बुलाते हैं, कैसे उनको एड्रेस करते हैं? सर मम्मी कहता हूँ। मम्मी? वो ऐतराज़ नहीं करती कि मैं तो माँ हूँ? हरियाणा के भी हैं और हिंदी मीडियम के हैं, उन्होंने कभी ऐतराज़ नहीं किया? नहीं सर। मम्मी पसंद है उनको? यस सर। अच्छी बात है। मुझे एक सवाल ये बताएं कि ये जो बिलासपुर आपका, आप इस बिलासपुर में पैदा हुए थे? नहीं सर। सर रामपुर में। ये बिलासपुर क्या है? अभी सर हम जो करंटली सर रहते हैं सर, रेजिडेंस एड्रेस जो है सर अच्छा। वो है मोहल्ला साहूजी नगर, बिलासपुर रोड मिला, तो सर रोड का नाम है ये। तो बिलासपुर कितने हैं? यूपी में है इसके अलावा? सर ये फेमस नाम है, यूज़ होता है। सर यूपी के बारे में तो सर बिलासपुर यूपी में है सर, और अच्छा, बिलासपुर यूपी की एक ताज़ा खबर 1-2 दिन पुरानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जिसमें टेक्नोलॉजी को और प्रयास, जो मैनुअल प्रयास है उसको करके एक माँ ने अपने 2 खोए बच्चों को 13 साल के बाद ढूंढा। इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये बिलासपुर का ही किस्सा है। सर मैं इस न्यूज़ से तो अवेयर नहीं हूँ सर अभी। अच्छा, 2 दिन पुराना है किस्सा ये जी। एक सवाल और, हिंदी की ग्रोथ क्या रुकी हुई नहीं है? हिंदी भाषा की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई नहीं है, रुक सी नहीं गई है, एक स्टेज के बाद ग्रो ही नहीं किया है। सर अगर कुछ मतलब सर कुछ मायनों में देखें तो हिंदी की ग्रोथ रुकी हुई नज़र आती है, लेकिन सर बहुत सारे पर्सपेक्टिव ऐसे हैं जहाँ पर हमें हिंदी अच्छा करता हुआ दिखाई देती है सर। जहाँ अंग्रेज़ी के मुकाबले सर हिंदी बोलने वालों मतलब अगर भारत में देखें तो सर 32 से 33 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में यूज़ करते हैं, तो सर इस मायने में अगर देखा जाए तो हिंदी की स्थिति अपने आप में तो कोई मायना नहीं है ना, वो तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उनको जैसे आपको अगर मैं आज कहूँ कि बाकी का इंटरव्यू आप अंग्रेज़ी में दें तो आप नहीं दे पाएंगे जी, है ना, तो ऑप्शन नहीं है उनके पास, उनको मौका ही नहीं मिला, या उन्होंने मौका लिया नहीं जैसे आपने नहीं लिया जी, है ना।
तो हिंदी की तो ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है, जबकि अंग्रेज़ी के जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदी बड़ी साइंटिफिक भाषा है, अंग्रेज़ी से ज़्यादा बेहतर है। आप जानते हैं ये बात? यस सर। कैसे है? सर हिंदी की जो वर्णमाला है सर वो अपने आप में साइंटिफिक है, क्योंकि सर इसमें हर एक भाषा से वर्णों को स्वीकार किया गया है। चाहे सर अंग्रेजी का औ वाली ध्वनि हो, वो मराठी से एक ला वाली ध्वनि होती है सर, बावड़ा में जो आती है, और सर फारसी से जो का, खा, गा, जा और फा 5 ध्वनियाँ हैं उन्हें भी हिंदी में स्वीकार किया गया है। तो सर सारी भाषाओं को समाहित करने की इसमें एक शक्ति है, तो ये वैज्ञानिक भाषा के रूप में दिखाई देती है। बहुत बढ़िया जवाब है आपका। लेकिन अगर इसमें ये शक्ति है तो अंग्रेज़ी इसी शक्ति को लेके, जिसे कहते हैं कि रात दोगुनी और चौगुनी तरक्की करती जा रही है, क्योंकि उन्होंने वो आके रुक नहीं गए, वर्णमाला पे आके रुक नहीं गए। यस सर। वो आज भी नए शब्दों को दूसरी भाषा से बराबर लेते रहते हैं। आप जानते हैं कि लेते हैं वो शब्द? सर हिंदी में? इंग्लिश में। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा हिंदी वर्णमाला जो है बड़ी साइंटिफिक है। यस सर। लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, हिंदी रुकी नहीं है। और अंग्रेज़ी जिसकी वर्णमाला के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो बड़ी सशक्त है, पर उनकी ग्रोथ यानी एक वो वाइब्रेंट है, डायनामिक भाषा है, और हर साल वो नए शब्द और भाषाओं से लेके और अपनी डिक्शनरी में शामिल करते हैं। यस सर। अपनी लैंग्वेज में शामिल करते हैं। आप जानते हैं ये बात? हाँ सर। लेकिन सर अगर इसके कारणों पर देखें तो सर जैसे कारण नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आप ये बात जानते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा ऐसा करती है? यस सर। बताइए कैसे करती है, क्या क्या प्रोसेस है वो? सर प्रोसेस नहीं पता सर, सॉरी सर। नहीं तो फिर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि करती है? सर मैं सर इस आधार पे बोल रहा था कि सर जो नई रिसर्च और डेवलपमेंट होती है या फिर सर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य होता है सर, उसमें वैज्ञानिकों का या हमारे डॉक्टर्स का, इंजीनियर का सर इंग्लिश की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो सर उसकी जो शब्दावली है वो अपने आप में मजबूत होती जाती है। जबकि सर हिंदी में हमें ये दिखाई नहीं देता, वहाँ पर ना तो वैज्ञानिक हिंदी में काम करना सर इतना महत्वपूर्ण होता है और ना सर डॉक्टरी जो शब्द हैं भाषाओं के वो नहीं आ पाते। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपका वेस्ट मटेरियल पे वो है और बहुत बड़ा अहम कंसर्न है ये, है ना? इसमें हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह प्रयास हो रहे हैं, NGOs पे हो रहे हैं, सरकारों में हो रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि इसका एक सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सबसे बड़ा स्रोत जो है वो प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, है ना? यस सर। तो इसको अगर बैन कर दें तो आधी समस्या तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, आधी नहीं, ऑलमोस्ट 70-80% ख़त्म हो जाएगी। यस सर। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? इसे बैन कर दिया जाना चाहिए? सर हालांकि इसे बैन कर दिया गया है सर इंडिया में 1 जुलाई 2022 से, लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है हमारा ह्यूमन बिहेवियर। सर हमने मतलब अपने व्यवहार में ही पॉलीथीन को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। तो सर एक तो मतलब वो है ह्यूमन बिहेवियर। सर दूसरा, अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं है सर कि प्लास्टिक से क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छे जवाब हैं सारे, लेकिन ये अब सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं, IAS बनने जा रहे हैं, तो अगर आप ही को ये कहा जाए कि जब कानून भी है तो आप अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे 2 कदम क्या लेंगे कि जिसमें जागरूकता इफ़ेक्टिव तरीके, जागरूकता बड़ा लंबा वो है, हर चीज़ में जागरूकता चाहिए, है ना? सड़क पे थूकें वो चाहिए, सड़क पे सुरक्षा में चाहिए, कानून के पालन करने नहीं करने, हर चीज़ में जागरूकता चाहिए। तो आप क्या ऐसे 2 प्रभावी कदम लेंगे कि जिसमें जागरूकता भी बढ़े और वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक वगैरह का जो उस पर लीगली कानूनी वो है, प्रतिबंध है, तो उसका भी पालन हो? कोई 2 कदम ऐसे बताएं। सर सबसे पहले सर मैं मतलब जिस गांव या ज़िले में सर कार्यरत होऊंगा, सबसे पहले मैं सर प्लास्टिक का सर एक अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सर जब तक मतलब लोग डिमांड करते रहेंगे, उनके पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होगा सर, तब तक प्लास्टिक का विकल्प खोजना संभव नहीं है। शुक्रिया। आप तब मत करिए, अभी से सोचना शुरू करिए, है ना? तब ज़िले में जाएंगे, ज़िले में जाने में 10 साल हैं अभी जी, है ना? अभी से सोचना शुरू करिए, मनन करिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, अभी तो बहुत सोर्सेज हैं पढ़ने वाले। जी सर, थैंक यू। शिवम, वैश्विक स्तर पर एक डिबेट है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। यस ठीक, सर। मेरा जो सवाल है आपके उस जवाब से कनेक्टेड है जो आपने तुलसीदास जी वाले जो सवाल में दिया था। आपने कहा था कि हर एक समाज की अपनी एक अवस्था होती है, एक समय होता है, यस। तो उसी वजह से हमें उसके विश्वासों का मूल्यांकन करना चाहिए।
राइट? यस सर। तो वैश्विक स्तर पर डिबेट है, ह्यूमन राइट्स एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है या नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे समाज हैं जैसे कि मिडिल ईस्ट है या हमारा एशिया में भी ली कुआन यू, महातीर मोहम्मद, अगर आपने इनका नाम भी नहीं सुना है तो भी हम एक ब्रॉड इस सवाल पर बात कर रहे हैं कि आपका मानना है कि मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्शन है विच शुड बी एप्लीकेबल इन ऑल सोसाइटी, यानी कि हर एक समाज में उसको बराबरी से माना जाना चाहिए, उनको सुरक्षा एक ही तरह के कानूनों के हिसाब से होनी चाहिए। आपका क्या मत है इस पर? सर मेरा मानना है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं सर उसको वैल्यू दी जानी चाहिए सर, यूनिवर्सल लेवल पर। यूनिवर्सल लेवल पे दी जानी चाहिए। यस सर। लेकिन विश्व में अलग अलग समाज ऐसे हैं, उनका कहना है कि अगर मानव अधिकारों को व्यापक रूप से एक ही रूप से एप्लीकेबल मान लिया जाए तो एक तरीके से कल्चरल इंपीरियलिज्म होगा वेस्ट का, वो पश्चिम की विचारधारा को थोपने वाली बात होगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? सॉरी सर, मैं थोड़ा क्वेश्चन आपका समझ नहीं अच्छा, पाया। जैसे कि एशिया के कई समाज हैं, उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों पर जोर दिया गया है। कर्तव्यों पर, जैसे गांधी जी कहते थे ना कर्तव्यों के बारे में। यस सर। राइट राइट, वो कहते थे कि राइट्स आर लाइक इन एम्ब्रियो ऑफ ड्यूटीज़। यस सर। राइट, लेकिन जो कॉन्सेप्शन है ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का, तो मानव अधिकारों का कॉन्सेप्शन देता है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है, क्योंकि वो मानव है तो मानव गरिमा उसके पास होनी चाहिए, और ऐसे में समाज से या राज्य से उस मानव अधिकार की मांग कर सकता है। तो अगर ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है तो फिर जो आपने कहा था कि हर एक समाज की जो विकास की एक अवस्था होती है उसके हिसाब से मूल्यांकन होना चाहिए सही और गलत का। यस सर। तो कहीं ये जवाब कटाक्ष तो नहीं कर रहा आपके पुराने वाले जवाब से? सर मेरा ये मानना है कि जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं सर, इसमें सब्स्टिट्यूट के स्थान पर सर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होना चाहिए। मतलब सर हर व्यक्ति जो है वो अपने अधिकार मतलब सर कर्तव्य समझे, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से फॉलो करे, और जो राज्य है सर उसे ये चाहिए, जो स्टेट है, कि वो व्यक्तियों को अधिकार प्रोवाइड करे। तो सर मतलब हमें इन दोनों को मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी न समझ के सर पूरक का संबंध मानना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य अच्छे से फॉलो करेंगे तभी हम अपने अधिकार भी प्राप्त करने के मतलब सर मतलब उनका दावा कर सकते हैं कि हमारे अधिकार हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स वो हर एक समाज में, हर एक देश में बराबर रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वहाँ के सामाजिक विश्वास कुछ भी हों। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? मतलब सर अगर वो कर्तव्य अपने अच्छे से फॉलो करते हो सर, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन ना हो, तो सर उन्हें अधिकार दिए जाने में सर कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस और रशिया में अगर हम करंट डायनेमिक्स देखें आज की, क्या लगता है आपको कि कौन ज़्यादा रिलायबल पार्टनर होगा इंडिया का और क्यों? सर यूएस और रशिया की बात करें तो सर मुझे लगता है कि रशिया जो है ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है इंडिया का। सर इसके कारण ये हैं कि मतलब हमारी जो 60-70 साल से रिलेशनशिप है सर उसमें कोई उतार चढ़ाव इस टाइप की नहीं आए कि वो मतलब सर दूसरे देश के साथ हम संबंध बनाते हैं या फिर कोई और वैश्विक परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारे मतलब संबंध में उतार चढ़ाव आता हो। अच्छा, लेकिन रशिया तो डिफेंस सप्लाईज की बात करें तो पाकिस्तान को भी कर रहा है। सर मैं इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि सर कोई भी देश होता है वो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सर फोकस करता है उस पर। जैसे सर भारत है वो क्वाड पर भी संबंध बनाता है और सर एससीओ में भी संबंध बनाता है। और सर दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है रशिया की कि सर किसी भी देश के लिए उसके राष्ट्रीय हित ज़्यादा प्राथमिक होते हैं। तो सर मेरे ख्याल से भारत जैसे देश हो या रशिया जैसा देश हो सर सबको अपने राष्ट्रीय हितों को फुलफिल करने का पूरा मौका होना चाहिए सर, उससे संबंधों पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो वी वांट टू एंड द इंटरव्यू ऑन अ गुड नोट। तो आपने अपनी हॉबी में लिखा है राइटिंग हिंदी पोएट्री। यस सर। तो कोई अपनी हिंदी पोएट्री सुनाना चाहेंगे आप? यस सर। सर मैंने एक पोइट्री लिखी थी सर, अभी रिसेंट नहीं लिखी है सर, थोड़ा टाइम पहले लिखी थी। सर चाय रखी है टेबल पर, इतवार पुराने ले आओ, हम कह देंगे कल छुट्टी है, तुम यार पुराने ले आओ, जीवन को जीने के वो अरमान पुराने ले आओ, गांव की गलियों का वो मौसम रोमानी ले आओ, हम कह देंगे दिल बच्चा है, अरमान पुराने ले आओ। गुड, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू अब सर। जाइए, अभी आपको थोड़ी देर में बुलाते हैं हम अभी बुलाते हैं feedback के आपको लिए। थोड़ी देर में। थैंक यू सर। वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको वीडियो मिल जाएगा तो उसको आप ध्यान से देखिए जितनी दफ़े है। ओके हम सर। फीडबैक आपको देंगे, आप में क्या क्या कुछ खामी है तो वो भी बताएंगे हम, उसको टेक इट इन योर स्ट्राइड, ऐसा नहीं कि हम मोटिवेटेड। वैसे हमारा हमने कंसल्ट अपने आप को कर लिया है, 5 4 ने। आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है,
वेरी गुड, एंड यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर सिविल सर्वेंट। ये मैं यकीन, आपकी मेंस में कैसा है मैं नहीं जानता, बट आपके आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा था, ओके सर। किसी चीज़ में कमी नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल वाज वेरी फाइन, और आपने हिंदी भी अच्छी बोली है, एक्सप्रेशन आपका बहुत बढ़िया है जो आपको आगे ले जाएगा। पर 2-3 चीज़ें जो हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे कलीग्स अगर ऐड करना चाहें तो करें। एक तो चीज़, आप जैसे आए, यू डोंट सीक परमिशन। आपने यूपीएससी गए हैं आप कभी? नहीं। यस सर। आपने अपीयर हुए कभी? यस सर। किस एग्ज़ाम में? सर लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था। सिविल सर्विस में? यस सर। कितने मार्क्स थे आपके? सर मेरा रिजल्ट विदहोल्ड हुआ था तो मार्कशीट नहीं आई। अच्छा, कोई बात नहीं, आप हो आए हैं। यस सर। तो आपको ड्रिल तो मालूम है वहाँ कैसे आपको सेंट्रल हॉल में बिठाया जाता है? मैं आपको Yes, बता sir. रहा हूँ, आपको मालूम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर बता तो दीजिए आपको फिर। परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा, याद करिए, आपका एक अशर होता है, वो आपको अंदर ले जाता है, अटेंडेंट है ना, तो यू ओनली गिव ए जेंटल नॉक एट द डोर ट्वाइस, डोंट सीक परमिशन, क्योंकि बोर्ड नोज दैट यू आर, और आप 5 मिनट पहले आप सामने बैठ जाएंगे, चेयरमैन रूम के बाद बैठ जाएंगे, तो आप बस टक टक करिए, 2 दफ़े जेंटल नॉक दीजिए और आ जाइए, और थोड़ा बैठ खड़ी रहिए 2-4 सेकंड। कभी कभी क्या होता है, आपको इंटरव्यू, सर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, कभी कभी जो बोर्ड है आपको बोलेगा नहीं कि आप बैठिए, ओके सर। है ना, कभी कभी वो आपकी स्ट्रेस लेवल देख रहे हैं, आप स्ट्रेस आउट तो नहीं हो जाते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 4-5 सेकंड वेट करिए, अगर आपको नहीं बोलते हैं देन यू टेक परमिशन, सर मे आई सीट, या मैं बैठ सकता हूँ क्या, ये आप ध्यान में रखिए चीज़ों को। आपकी डिलीवरी ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बहुत अच्छी थी, हम सब में ये यूनानिमस व्यू है कि बहुत अच्छा आपने बोला। ओके सर। बस थोड़ा सा एक महसूस हुआ कि कभी कभी आप बहुत फास्ट चले जाते हैं, ओके। आपको पॉज लेना चाहिए, और जब फास्ट बोलते हैं तो आप ज़्यादा भी बोल देते हैं, तो वर्बोसिटी जो है वो यूपीएससी में एक नेगेटिव ट्रेट माना जाता है। वर्बोसिटी, आपको देखिए, आप फ्यूचर सिविल सर्वेंट होने जा रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन योर आंसर। आपको कल मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे आप, तो कैसे करेंगे, तो आपको बिल्कुल फोकस्ड आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट। अगर आप फास्ट बोलेंगे तो आपको ये टेंडेंसी होगी कि आप ज़्यादा बोलेंगे, और उसमें फिर आप गलतियाँ भी कर सकते हैं, जी। आपके आंसर्स में से ही क्वेश्चन निकल आएगा दूसरा। तो जितना कम बोलें उतना अच्छा है, टू द पॉइंट बोलें, ज़्यादा इधर उधर की डोंट। आपकी नॉलेज तो बेस ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है आपका, ओके सर। अब आपकी नॉलेज इज़ नॉट बीइंग टेस्टेड, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ योर प्रेजेंटेशन, जो आपका बहुत अच्छा है। मैं आपको बार बार यकीन दिलाता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और आपका होना चाहिए। सर थोड़ा स्लो बोलना है। स्लो डाउन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके सर। आप थोड़ा स्पीड जो है, आपको सेटिस्फाइड कि तेज बोल रहा हो कि हल्का बोल रहा हो, कैसा लगता है आपको, खुद क्या महसूस करते हो? सर कुछ 1-2 जगह सर थोड़ा तेज हो जाता है, स्पीड सर थोड़ा तेज हो जाता है कुछ तेज हो जगह। जाती है। कभी कभी एक्साइटमेंट में भी हो जाता है ना, तो नर्वस मत होइए आप, बिल्कुल नर्वसनेस आपको नहीं होनी चाहिए, ना है आपको, तो आप थोड़ा स्लो डाउन थोड़ा कर लीजिए, बट नेचुरल सेल्फ आपकी होनी चाहिए, उसको मत छोड़िए, आप नेचुरल रहिए आप। और आपने एक चीज़ मैंने नोट करी थी कि आप जब आए थे तो आपने इंडिविजुअली हमको विश किया था, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ऐसा नहीं है, हमेशा चेयरपर्सन को आप विश करिए, जी। गुड मॉर्निंग टू यू सर, एंड देन लुक, हैव ए फ्लीटिंग ग्लांस एट अदर मेंबर्स ऑल्सो, चेयरपर्सन फर्स्ट। यस कभी सर। कभी कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया जाता है कि वीमेन फर्स्ट, चाहे वो मेंबर भी है, वो नहीं है, मेरा अपना मत है जी। कि चेयरमैन को पहले करिए, और हैव ए फ्लीटिंग ग्लांस एट अदर मेंबर्स ऑल्सो, मेल मेंबर्स, उसके बाद आप वीमेन को करिए। अगर वीमेन चेयरपर्सन है तो आप गुड मॉर्निंग मैडम, एंड देन गुड मॉर्निंग सर्स, ऐसा। आप हिंदी में बोलिए, नमस्कार करिए तो बहुत अच्छा है, ओके। अच्छा लगेगा। और लॉन्ग आंसर्स को थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, और आपका जो पर्सनैलिटी और निखर के आएगी इसमें। यस सर। शॉर्ट आंसर, ब्रीफ, ब्रिस्क करना चाहिए। तो बाकी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर, आप कुछ बताना चाहें? हिंदी माध्यम और हिंदी के बारे में यहाँ पर भी आपसे सवाल पूछे गए थे, है ना, कि भाई हिंदी में आप कभी कभी सवाल इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो पूछ लेते हैं कि भाई हिंदी से आप क्या कर लोगे, साइंटिफिक तरीके से तो आप कभी आगे जा ही नहीं सकते हो। उस पर क्या जवाब रहेगा आपका, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। मतलब सर हिंदी से एडमिनिस्ट्रेशन में आपका हिंदी साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, साइंस के लिए अंग्रेजी के माध्यम से ही हमारे देश में आगे बढ़ते हैं, ये तो हकीकत है।
जी तो यही सवाल आता है कि भाई हिंदी से आप कितना आगे कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये सवाल पूछा जाएगा और ये पूछा गया है लोगों से, तो क्या जवाब होगा आपका? सर मैं तो मतलब बड़ा सर अच्छा सवाल का जवाब दिया है आपने कि एक माध्यम है। ये जो आपका सवाल का जवाब वो वही आंसर है, वही आंसर है। जी और जो साइंटिफिकली विश्व में जो आपके देश आगे गए हैं वो अंग्रेजी वाले नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर हुआ है तो रूस में एटॉमिक में, रशिया ने, जर्मनी ने, जापान ने, ये टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे, और आज की तारीख में चाइना आगे जा रहा है। जी तो इसको किसी भाषा के साथ नहीं जोड़ के देखा जा सकता है। आगे बात समझ। यस सर। अगर देखा जाए कि अगर आप ये सोचें कि सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम से ही आप प्रगति कर सकते हैं, तो फिर रूस कहाँ से कहाँ पहुँचा, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँचा, या जापान कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो भाषा से साथ लिंक नहीं कर सकते आप। जी तो आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। तो एक बस माध्यम मार्ग है। और हमारे देश में क्योंकि अभी इस तरह की किताबें वगैरह साइंटिफिक तरीके से नहीं आई, अनुवाद धीरे धीरे प्रचलन होगा, बढ़ेगा आगे, जी है ना, वो इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और आपका नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है। पहली बार जब आप इंटरव्यू में गए थे तो यही सब्जेक्ट लिया था कि चेंज करना पड़ा आपको? पिछली बार आपने हिंदी लिटरेचर ही लिया था क्वालिफाई करने के लिए। यस सर। ठीक, आप कुछ ऐड करना चाहो? आपके रेस्पॉन्सेज में ऑथेंटिसिटी है और एक बैलेंस है, सो आई लाइक दैट थिंग। तो मतलब वो अच्छा है, इट इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। ओके सर। मैं सिर्फ एक बात जोड़ रहा हूँ जो कह दी गई है कि जैसे आपने खुद महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा तेज़ हो जाते हैं करते, तो हिंदी जो है बोलचाल की भाषा ज़्यादा है ना। जो 34 करोड़ की बात कर रहे थे आप, बोलचाल की भाषा ज़्यादा है। यस सर। और ये एक फॉर्मल ओकेशन होता है इंटरव्यू, है ना। तो उसमें फॉर्मल लैंग्वेज, अंग्रेज़ी बहुत फॉर्मल है, हिंदी बहुत इनफॉर्मल है, पंजाबी और ज़्यादा इनफॉर्मल है। यस सर। ठीक है, तो उसमें थोड़ी शालीनता आती है, एक सोबराइटी आती है अगर आप हल्का सा पॉजेस दे के बोलते हैं। आपको ये नहीं कह रहा है अपनी स्पीड को बदलें या कुछ करें, जैसे प्रैक्टिस करें, 2 सेंटेंस बोलें और आंसर्स तैयार करके, और किसी को भी घर में, फ्रेंड्स को, घर वालों को, किसी को बैठा के जवाब दीजिए आप। और उसमें थोड़ा सा जैसे 2 सेंटेंस बोले, हल्का सा पॉज दीजिए, तो उसमें बड़ी सोबराइटी आती है, एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन का वो एम्बियंस बनता है। ठीक है, तो ठीक है, आप कुछ पूछना चाहें? आपको कुछ पूछना है? सर और कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें मतलब? बस बता दिया आपको। आप इम्प्रूवमेंट के लिए ये देख लीजिएगा कि आपसे कोई भी सवाल वहाँ पूछा जा सकता है। जैसे अभी आपने पूछा था रशिया के बारे में, और पूरा का कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको जितनी तैयारी आपने मेंस के लिए की थी, कब है आपका इंटरव्यू? सर 6 फरवरी। 6 फरवरी। तो आपके पास पर्याप्त समय है, 1 महीने से ज़्यादा। तैयारी छोड़िएगा मत, लगातार उतनी ही ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी ने आपसे पूछा नहीं, आर्टिकल 370 है, NJAC है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी बड़ी गूढ़ जानकारी होनी चाहिए। यस सर। अगर पूछें कि भाई आपका 370 में किस प्रकार से, जब उन्होंने उसका प्रोसेस ही अल्ट्रा वायर्स कर दिया है, तो फिर आपका कैसे अपहेल्ड कर दिया। यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स, है ना। तो आपकी वैरायटी अच्छी रहे, जानकारी अच्छी रहे, उससे मेहनत करिएगा, तैयारी करिएगा। एवरीथिंग शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। और जो उत्तर प्रदेश के बारे में जैसे मैंने आपसे पूछा, उसमें सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर ना करते हुए जो उसमें प्रोग्रेस हो रही है उसके ऊपर और ध्यान दीजिएगा। ओके सर। उसमें जो आज की तारीख में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वो कहाँ बहुत पीछे हुआ करता था, अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। यस सर। उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी आप देख लीजिएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स ध्यान रख लीजिएगा, कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जीवर्थ का इन्वेस्टमेंट है, और इसके अलावा भी आपका जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत सालों से, 40 साल से अधूरे पड़े हुए थे, जो फैज़ाबाद से लेकर के गोरखपुर तक इन्होंने जो किया है, उसकी जानकारी है आपको? सर प्रोजेक्ट्स की? इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, नहर का पानी था जो कि नहीं जा पा रहा था, सरयू परियोजना है वहाँ की, जो बहुत दिनों से अधूरी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर बहुत ही अच्छा अभूतपूर्व काम हुआ है। सरयू और प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बेस है उसका सबसे Yes, sir. अच्छा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के मुकाबले में बहुत पीछे है, यस सर। लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड उसकी महाराष्ट्र से कहीं आगे है। यस सर। और महाराष्ट्र क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ पोर्ट्स हैं, वहाँ पर कोस्ट लाइन है यस है सर। ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है।
तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या मार्ग होना चाहिए, इसके ऊपर कंसोलिडेटेड दिमाग में रहे कि हम उत्तर प्रदेश अगर आगे जा रहा है, आगे जाने के लिए इन्वेस्टमेंट कौन कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं, प्रोजेक्ट्स के आधार पर उसका क्या क्या what are the things in the annual. ओके सर। So you should be very, very thorough with these things as far as UP is concerned. And how it will reach that 1 trillion economy, through what projects and through what path. That should be very clear in your mind. ठीक है ना? ओके सर। अनटैप्ड पोटेंशियल भी बोलते हैं, उल्टा प्रदेश भी बोलते हैं। कोई अगर यही पूछ ले आपसे कि दोनों में कौन सी बात सच्ची है, यस सर। है ना? और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी उत्तर प्रदेश में, उसमें सुधार बहुत ज़्यादा माना जा रहा है, जिसके कारण लोगों को अब इन्वेस्ट करने में दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक, यस सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।